हेलो एवरीवन, पीएससी वाला में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी के एग्जाम के बारे में। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्चुअल में एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक्चुअल में लोगों से डिस्कस करते हैं, पुराने वेटरन एस्पिरेंट से डिस्कस करते हैं और ये सोच लेते हैं कि कहीं ना कहीं उनका नहीं हुआ या उनको इतना टाइम लग रहा है तो हो सकता है कि मुझे भी इतना टाइम लगे। ये मन में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट क्रिएट होते रहते हैं और इसलिए कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट हो जाता है। कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक फेलियर कहीं ना कहीं कंटिन्यू होने लगती है और एग्जाम में प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो सवाल सबके मन में यही है, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीपीएससी के एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया जा सकता है? मैं एक्चुअल में इसके बारे में बताने से पहले मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं। लास्ट ईयर मेरी ही अपनी एक स्टूडेंट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में 30th रैंक अचीव करी और वो भी एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में, कोई लंबी जर्नी नहीं, कोई बहुत ज्यादा लेंदी मटेरियल नहीं, बहुत स्पेसिफिक मटेरियल के साथ जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्चुअल में उसने एग्जाम क्वालिफाई किया और 30th रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में एसडीएम बनी। तो जब वो अचीव कर सकती है तो बाकी लोग भी अचीव कर सकते हैं। यानी कि ये जो टास्क है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना, ये जेन्युइन है, ये पॉसिबल है। बट प्रॉब्लम कहां आती है? स्ट्रैटेजी में। और वही आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे हमें एक्चुअल में इसको चैनलाइज करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज छोड़ना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर ये चीज प्रॉपरली लाइन रही तो ये चीज पॉसिबल है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यूपीपीएससी एक्चुअल में है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। यूपीपीएससी को अगर कंपेयर करने पे आओगे यूपीएससी से तो ये समझ सकते हो कि यूपीएससी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जो है, सेंट्रल सर्विसेज हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एग्जाम कंडक्ट कराता है। जिससे आप कहीं आईपीएस आईएएस की जो जॉब्स हैं पुलिस सर्विसेज में, वहां पे आप कहीं ना कहीं सर्विस कर पाते हैं। और वहीं पे यूपीपीएससी की अगर बात करें तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी ब्यूरोक्रेटिक जो सॉल्यूशंस हैं या ब्यूरोक्रेसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है पैरेलल ऑर्डर में। कि सेंट्रल सर्विसेज में अगर जाना है तो यूपीएससी बेस्ट है, और स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप लोगों को सर्व करना है कि नहीं हमें स्पेसिफिकली यूपी में ही सर्व करना है, ठीक है, तो ये एग्जाम बेस्ट है। तो यूपीपीएससी एक्चुअल में स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई बीइंग पीसीएस ऑफिसर फ्रॉम यूपीपीएससी इज अ गुड करियर ऑप्शन। एक्चुअल में कहीं ना कहीं देखो ये चीज है कि कंपटीशन हर जगह पे है, तो बहुत सारे लोग एक्चुअल में कहीं ना कहीं यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाते, डिफिकल्टीज पैदा हो जाती हैं या कई सारे लोगों के साथ अलग चैलेंजेस हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यूपीपीएससी जो है वो एक वाइबल ऑप्शन दिखता है कि अगर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक चैलेंज बन रहा है यूपीएससी, तो आप वही सेम काम, वही सेम टास्क कि आप स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज, स्टेट पब्लिक की, कंट्री को सर्व करने के जो आपके ख्वाब हैं वो एक्चुअल में यूपीपीएससी के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। तो ये ग्रेट करियर ऑप्शन है। अब बात आती है कि एक्चुअल में इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो कोई एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न एक्चुअल में सिमिलर है जो यूपीएससी का है। यानी कि अगर जो पर्सन यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए यूपीपीसीएस की जो प्रिपरेशन है वो करना डिफिकल्टी नहीं फेस करेगा, क्योंकि लगभग एग्जाम पैटर्न सेम है। जैसे अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की, सबसे पहले थ्री लेवल पे एक्चुअल में एग्जाम होते हैं जैसे यूपीएससी में होते हैं कि पहला प्री हो गया, सेकंड चीज हो गई मेन हो गया, एंड देन उसके बाद फाइनल इंटरव्यू। तो सबसे पहले प्रीलिम्स में 2 पेपर, एक जीएस का पेपर एंड सेकंड इज सीसैट का पेपर, राइट। जीएस के पेपर में अगर कंपेयर करोगे तो यूपीएससी में अगर देखा जाए 100 क्वेश्चन आते हैं, यहां पे 150 क्वेश्चन एक्चुअल में 2 आवर्स में आप लोगों को कंप्लीट करने होते हैं। एंड सीसेट में वही सेम चीज है, यहां पे 100 क्वेश्चन देखने मिलेंगे और 33% के आसपास जो है वो आपका क्वालिफाइंग रेंज है। यानी कि इसमें आपको मार्क्स ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है, आपसे 33% लाके इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ये बेसिक एग्जाम पैटर्न है प्रीलिम्स का। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे
देन उसके बाद आपको मेंस देना पड़ेगा। मेंस में भी स्लाइटली डिफरेंस है। मेंस में अगर कंपेयर करोगे यूपीएससी के साथ तो वहां पे भी ऐसे का पेपर है, बट नंबर वहां पे थोड़े से डिफरेंट हैं। 250 है, यहाँ पे 150 मार्क्स का है। जीएस के पेपर वहां 250 नंबर के होते हैं, 250 मार्क्स के, यहाँ पे 200 है। जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि एथिक्स का पेपर, ठीक है, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह का पेपर, इसके बाद पॉलिटी एंड आईआर का पेपर एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी वगैरह का जो पेपर है वो इसमें कवर हो जाता है। फिर 2 ऑप्शनल के पेपर सिमिलर वे में जैसे यूपीएससी में होते हैं वैसे ही यहां पे होते हैं। जो एक्स्ट्रा एडिशन है, जो डिफरेंस है, वो है जनरल हिंदी की। यहां पे जनरल हिंदी का 150 मार्क्स का क्वेश्चन मेंस में कंपलसरी है। वहां पे अगर देखोगे तो लैंग्वेज का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट यहां पे आपको हिंदी का पेपर देना पड़ेगा। उसका कारण है क्योंकि यूपी जो है हिंदी भाषी स्टेट है, तो ऐसे में जरूरी है कि आपको हिंदी का पेपर देना ही पड़ेगा, और इसके मार्क्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं रैंक ला भी सकते हैं, आपको लिस्ट से बाहर भी कर सकते हैं। तो इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसका अपना वेटेज है वहां पे। एंड देन उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है। 100 मार्क्स अप्रोक्स जो है इंटरव्यू का है, उसमें एवरेज, जैसे मैंने बताया कि मेरी लास्ट ईयर जो स्टूडेंट है जो सिलेक्ट हुई है, उसको इंटरव्यू में आई थिंक 80 मार्क्स मिले थे 100 में से, उसका अच्छा इंटरव्यू गया था, ठीक है। तो ये 3 लेवल पे आप लोगों को जो है वो पैटर्न यहां पे देखने मिलता है। अब जो चीज समझनी है हमें इस स्ट्रैटेजी वीडियो के अंतर्गत, वो है कि कैसे एक्चुअल में क्वालिफाई करें, क्या तरीका अपनाएं जिससे हम जल्दी क्वालिफाई हो जाएं। तो सबसे पहला जो हर्डल है वो है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स हर्डल सबसे बड़ा हर्डल्स है। बाकी मेंस का हम लोग देखते हैं, मेंस में उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी अगर कहीं ना कहीं आपका क्रिटिकल अप्रोच होगा, आप थोड़े से भी सोचने की कैपेबिलिटी रखते होगे, एक राइटिंग प्रैक्टिस होगी, तो मेंस एक हर्डल नहीं बनता। प्रीलिम्स सबसे पहला हर्डल है, तो हम लोग पहले इसको डिस्कस करते हैं। प्रीलिम्स में अगर तुम पेपर देखोगे तो टोटल 150 क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 150 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। 150 क्वेश्चन में से यहां पे एक थोड़ा सा अगर यूपीएससी के कंपैरेटिवली कहें तो यूपीपीसीएस में एक प्रेडिक्शन रहता है। प्रेडिक्शन किस चीज का, कि किस जगह से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये थोड़ा सा आइडिया रहता है कि हाँ उसी रेंज में। जबकि यूपीएससी में बात किया जाए तो यूपीएससी में ये प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है सरप्राइजिंगली किसी सेक्शन से बहुत ज्यादा आ जाए, किसी से कम आ जाए, बट यहां पे थोड़ा बहुत एक एक्यूरेसी, एक कहीं ना कहीं उन्होंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न बना रखा है जिससे वहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो सबसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं जीएस पेपर 1 को, जो प्रीलिम्स का है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। जैसे हिस्ट्री में आपकी एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न तीनों सेक्शन कवर होते हैं। देन उसके बाद ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस। यहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं आती है, जर्नल साइंस आती है। जबकि यूपीएससी अगर करंट अफेयर वहां पे बात करें साइंस में, तो वहां पे साइंस एंड टेक आता है। यहां पे जो साइंस आती है इसमें अगर कंपेयर करोगे तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन बायो, ये 3 सेक्शन आते हैं एक्चुअल में, और इनमें से बायो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, तो साइंस। फिर उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमी, यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड करंट अफेयर एंड गवर्नमेंट स्कीम, इसको हम करंट अफेयर का ही पार्ट मानेंगे। तो इस तरीके से ये सेक्शन डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री के एवरेज अगर क्वेश्चन देखोगे तो यहां पे देखने मिलेगा कि 20 से 25 की इसकी रेंज है। 20 से 25 क्वेश्चन हर साल आप लोगों को प्रीलिम्स में हिस्ट्री से मिलेंगे। उसमें एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें मिडाइवल हिस्ट्री जो है वो 3 सेक्शन कवर होंगे। अब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में से कौन सा सेक्शन ज्यादा, देखो एक चीज समझना होगा, हमें यहां पे एग्जाम क्वालिफाई करना है, ईगो पे नहीं लेना है, ये बहुत जरूरी होती है समझना। बहुत सारे लोग एक्चुअल में अपने आप को ईगो पे ले लेते हैं, नहीं ये सेक्शन तो हमारा बड़ा अच्छा है, हम इसको करके जाएंगे, और नहीं आता होगा तो भी हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, और फिर उसमें माइनस मार्किंग होगी तो फिर वो आपकी बैंड बजाएगी। तो ये चीज समझ लेना एग्जाम क्वालिफाई करते टाइम कि आपको कौन सा सेक्शन जो है वो आपको इन करा सकता है, कौन सा आउट। हिस्ट्री के जैसे अगर बहुत सारे एनालिस्ट हैं, जो बहुत सारे लोग पेपर इवैल्यूएट भी करते हैं, उनका भी ये कहना है कि हिस्ट्री का सेक्शन एक्चुअल में कंपैरेटिवली टफ है। बहुत सारे लोग जो ऑप्शनल भी लिए होंगे उनके लिए भी टफ हो जाता है। कारण क्या है, एक्चुअल में फैक्चुअल कंटेंट, इतना ज्यादा फैक्चुअल कंटेंट डोमिनेट करता है कि उसको आपको मगअप कर पाना एक डिफिकल्ट टास्क क्रिएट कर देता है। आप उसको याद नहीं कर सकते इतना सारा, ये आप सच्चाई मान के रखिए, इतना सारा फैक्ट्स याद करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो ऐसे में हिस्ट्री से आपके 20 से 25 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, और जिनमें से प्रिडिक्टेबल रहता है कि आप 10 से 15 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं।
इनमें से आपको जो फोकस करने वाला एरिया होगा वो होगा मॉडर्न। मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा फोकस करिए। मॉडर्न हिस्ट्री में भी स्पेसिफिक एरिया, मॉडर्न हिस्ट्रीज में अगर मैं कंपेयर करूं तो 3 सेक्शन ज्यादा डोमिनेट करते हैं। एक गांधी जी से रिलेटेड, यानी कि जब गांधी जी की एंट्री हुई 1915 से एंड 1947 के बीच में जितने भी गांधी जी के मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो जो उन्होंने टास्क किए, जिस तरह के भी सत्याग्रह आंदोलन, डिफरेंट टाइप के आंदोलन चलाए, वो एक्चुअल में एरिया अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मूवमेंट हुए कई सारे, जैसे तुमने देखा होगा कि एग्रीकल्चर से किसान जो मूवमेंट है, एग्रीकल्चर मूवमेंट है, वो हो गए। इसके अलावा अगर देखोगे तो ट्राइबल मूवमेंट्स वगैरह का बहुत ज्यादा जिक्र होता है, तो उसको थोड़ा सा फोकस करके रखना। ये सेक्शन एक्चुअल में सबसे ज्यादा डोमिनेट कराता है, ठीक है। उसके अलावा हिस्ट्री में जो ट्रांजिशन फेज है, ट्रांजिशन फेज का मतलब कि जो मिडाइवल से मॉडर्न की तरफ ट्रांजिट कर रहे थे, यानी कि जब ब्रिटिश बहुत सारे लोग, जैसे पुर्तगीज हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, जब वो लोग एंट्री कर रहे थे, उस ड्यूरेशन में बहुत सारे वॉर और बहुत सारी ट्रिटीज को इंक्लूड करी गई थी, तो उनको फोकस करना है। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपने 4 ये हिस्से कवर कर लिए ढंग से, तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज हो जाएगी कि आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो। इसी तरीके से एंशिएंट की अगर हम बात करें तो एंशिएंट में अगर देखा जाए तो बुद्धा जैना का पीरियड, मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें, मौर्य साम्राज्य हो गया, इसके अलावा सातवाहनास हो गया, ठीक है, विजयनगर एम्पायर हो गया। ये वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा देखने मिलता है, तो इन पे फोकस करके रखना। इसी तरीके से मिडीवियल की अगर हम बात करें, मिडीवियल का जो सेक्शन है वो थोड़े बहुत फैक्ट्स अगर आप लोगों को कहीं से डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से मिल जाते हैं तो उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मिडीवियल में फैक्ट्स और बुक्स खंगालना कि कौन सी बुक किसने लिखी है, इस तरह के क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट होते हैं मैनेज करने के लिए। तो इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री जब आप हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे होगे तो 20 से 25 क्वेश्चन के अराउंड समथिंग देखने मिलेंगे, और उसमें से कोशिश करना कि 10 से 15 क्वेश्चन आराम से निकल जाएं। तो ये इसका पार्ट है। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो बेसिक एनसीईआरटीज हैं, बेसिक एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद कुछ स्पेसिफिक एरियाज को आप लोगों को कवर करके चलना पड़ेगा। जैसे हम ज्योग्राफी की जब बात करते हैं तो ज्योग्राफी को भी हम लोग 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला हिस्सा है आप लोगों का फिजिकल ज्योग्राफी का, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में जो आप लोगों के वोल्केनोज वाला एरियाज है, वोल्केनोज हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो विंड्स वाला एरिया है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लोकल विंड्स डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में चल रही होती हैं, ठीक है, ये वाला सेक्शन हो गया। इस तरह से एटमॉस्फेयर वाला जो एरियाज है, ठीक है, वो क्लाइमेटोलॉजी जिसको बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन हो गया, उसमें करंट्स वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट करंट्स वगैरह हो गए, उन सेक्शन को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके चलना। क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, इधर पे वोल्केनोज वाला सेक्शन, एंड जो इधर पे विंड वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये फिजिकल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ना सारा है लेकिन इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके चलना। फिर उसके बाद आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ग्रासलैंड्स एरियाज कहाँ पे हैं, कौन कौन से ग्रासलैंड हैं, कौन सी ट्रेंचेस कहाँ पे हैं, किस तरह का सी बिहेव कर रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं, कौन से माउंटेन, कौन से रिवर, कौन से वर्ल्ड के मिनरल कौन से कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसी तरीके से इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में पूरा माउंटेन रेंजेस, हिमालयाज हो चाहे वेस्टर्न माउंटेन के, हम अगर नीचे नीलगिरी वगैरह की बात करें उनका, या सेंट्रल इंडिया का तुम्हारा विंध्यन वगैरह रेंजेस की बात करें, ये पूरा आपको माउंटेन आपको पता होना चाहिए। माउंटेन के साथ में रिवर्स पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न की बात करें, चाहे गंगा हो चाहे ब्रह्मपुत्र हो, ये सेक्शन आप लोगों को अच्छे से करना है। साथ में एग्रीकल्चर, ठीक है, माइन एंड मिनरल्स, ये चीज, ट्रांसपोर्ट, ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन सेक्शन को अगर आपने अच्छे से किया तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन काफी आसानी से डील किए जा सकते हैं। ऑन एन एवरेज ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन के अप्रोक्स देखने मिलता है। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का जो मेरा मानना है कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट मिला के 30 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों को दे देता है, 30-35 क्वेश्चन के आसपास दे देता है। अब एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट को एक साथ ही पढ़ना बेस्ट सॉल्यूशन रहता है। जैसे कहीं पे रेन पैटर्न आपको पता है कि क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से कि कौन सा लॉरेंशियल एरिया है, कौन सा मेडिटेरियन सी है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि वहां पर का क्लाइमेट कैसा होगा, ठीक है, उधर पे कौन सी स्पीसीज मिल सकती हैं, किस तरीके का वहां पे फॉरेस्टल एरियाज है। तो एनवायरनमेंट का सेक्शन के बेसिक एनवायरनमेंट आपको पता हो, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं
जो ग्रीन हाउस गैसेज, उसके इफेक्ट्स वगैरह, इस तरह के जो फंडामेंटल्स आप लोगों को पता हो। नेशनल पार्क, करंट ओरिएंटेड, एनवायरमेंट में थोड़ा सा करंट ओरिएंटेशन ज्यादा रहता है कि कौन सा डे किस डे मनाया, मतलब ओजोन डे किस डे में, किस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, कब इस्टेब्लिश किया गया, इस तरह के फैक्चुअल्स डेटा को आपको यहां पे देखना पड़ेगा। यानी कि इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी एक साथ क्लब करके पढ़ो, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा करंट अफेयर, एंड उसके फैक्ट्स को याद कर लो कि कौन सा, अगर देखा जाए कि COP27 कहाँ पे हुआ, COP25 कहाँ पे हुआ, क्या एक्चुअल में उसके ऑब्जेक्टिव थे, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन सी ट्रीटी कब हुई, रियो अर्थ समिट कब हुई, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस कब हुई, ये थोड़ा सा उसको याद करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन आप लोगों को सबसे ज्यादा वेटेज दे सकता है ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का। फिर उसके बाद आता है साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। जनरली जो साइंस साइड वाले लोग हैं उनके लिए कंपैरेटिवली ये इजी ऑप्शन रहता है, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें। फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे आप लोगों को फिजिक्स में बात करें तो एसआई यूनिट वाला सेक्शन हो गया, ये कंपैरेटिवली आसान है। एसआई यूनिट हो गया, वेक्टर स्केलर वाला जो कॉन्सेप्ट हो गया ये हो गया। इसके अलावा ग्रेविटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये बेसिक चीजें हैं। लाइट हो गया, ऑप्टिक्स वाला जो सेक्शन है, ये 4-5 सेक्शन जो है वो फिजिक्स से आते हैं। यानी कि फोर्स पहला सेक्शन जो है फिजिक्स में अगर कंपेयर करोगे एसआई यूनिट, दूसरा हो गया फोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो डिफरेंट टाइप के फोर्सेस हो गया। फिर लाइट वाला टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, उससे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। एंड उसके बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो ये सेक्शन आप लोग आसानी से फिजिक्स के कर सकते हो, उससे तुम्हें 2 से 3, 4 से 5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे जो बहुत आसान रहते हैं। फिर उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एक्चुअल में अगर थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को आइडिया हो, जैसे पुराने टाइम पे पढ़ते थे कि हाँ फिटकरी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट साल्ट्स वगैरह के फॉर्मूला क्या है, तो ये बेसिक चीज है जो आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। या बेसिक एनसीईआरटी से रीड कर लेना, वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें ज्यादा घुसने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती या पहले नहीं पढ़ी तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। अदरवाइज केमिस्ट्री के क्वेश्चन कम ही देखने मिलते हैं, 2-3 क्वेश्चन देखने मिलते हैं, और वो जर्नल होते हैं कि आप उनको एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। फिर आता है बायो। बायो में इनका स्पेसिफिक एरिना है, अगर वो सेक्शन अगर अच्छे से कर लिया गया तो बायो अच्छे से बहुत आसानी से डील करी जा सकती है। बायो की अगर बात करें तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है किंगडम वाला सेक्शन, ठीक है। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम वाला जो सेक्शन है वो एक बार आप लोगों को चार्ट देखना पड़ेगा, वो आसानी से याद हो जाएगा। किंगडम हो गया। देन उसके बाद अगर तुम देखोगे तो ह्यूमन एनाटॉमी वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा देखने मिलता है, यानी कि उसमें भी ग्लैंड वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, हार्मोन का सेक्शन हो गया। विटामिन्स का अगर हम सेक्शन की बात करें, ये यानी कि ग्लैंड्स में तुम्हारी कौन सी एंडोक्राइन है, कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है। उसके बाद हार्मोन्स के जो ग्लैंड्स हैं वो किस तरह के हार्मोन्स सिक्रीट कर रही हैं, जैसे पिट्यूटरी से कौन सी, जो पिट्यूटरी है वो ग्लैंड, वो कौन सा हार्मोन, जैसे अगर देखा जाए बाइल डक्ट है वो कौन सा जूस रिलीज कर रही है, तो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है। फिर विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है, विटामिन कौन सा विटामिन सिंथेसिस होता है, कौन सा नहीं होता है। तो विटामिन और उसकी डिफिशियंसीज जो है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट देंगी। इसके अलावा एक सेक्शन और थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें, वो आप लोगों को अलग से करना पड़ेगा, वो है एग्रीकल्चर डिसीजेस, ठीक है। एग्रीकल्चर डिसीजेस का मतलब जैसे देखा होगा कि आम को ये बीमारी हो गई, किसी वो पेड़ पत्ते जो हैं, या लेमन हो गया, या किसी और भी फ्रूट्स वगैरह को कौन सी चीज की वजह से क्या डिफिशियंसी हो सकती है, जिंक की वजह से क्या प्रॉब्लम है, कॉपर की वजह से क्या प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर रिलेटेड जो है वो एक छोटा सा सेक्शन है, कहीं ना कहीं किसी बुक्स में आपको स्पेसिफिकली मिल जाएगा, उससे आप आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन उससे देखने मिलते हैं। तो बायो से ये सेक्शन थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, स्पेशली ग्लैंड, हार्मोन, विटामिन एंड डिफिशियंसी। ये 4 जो टॉपिक है ना, ये आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइंस में कराएंगे। अगर इसको रट भी लिए तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये सेक्शन साइंस का हो गया। फिर उसके बाद आता है पॉलिटी का सेक्शन। पॉलिटी की अगर हम लोग जैसे बात करने जाएं, पॉलिटी की अगर जैसे हम लोग बात करने जाएं यहां पे, तो पॉलिटी में भी इनका स्पेसिफिक एरिना है। स्पेसिफिक एरिना से एक्चुअल में कहीं ना कहीं पूछते हैं। जैसे अगर मैं कंपेयर करने जाऊं कुछ स्पेसिफिक एरियाज, तो
पहली चीज तो प्रियम्बल, प्रियम्बल के फैक्ट्स वगैरह आप लोग अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। प्रियम्बल के बाद एफआर वाला जो सेक्शन है, प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल के बाद फंडामेंटल राइट, ठीक है, एफआर डीपीएसपी को एक ही साथ रख लेते हैं, ये वाला सेक्शन हो गया। ड्यूटीज को भी इसी में डाल दो, इनफैक्ट ये 3 सेक्शन जो है वो एक साथ करना, आराम से हो जाएंगे। देन उसके बाद प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर वाला सेक्शन एक साथ रखना, ठीक है। प्रेसिडेंट में उनकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो गई, प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल से अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, उनकी स्पेसिफिक पावर क्या है, समन प्रेरोगेटिव कैसे करते हैं वो, ये सारी चीजें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनके आर्टिकल्स एक्चुअल में आप लोगों को पता होना चाहिए। पार्लियामेंट वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट के आर्टिकल्स वगैरह, बजट से रिलेटेड हो गया, ठीक है, 0 आवर, इसके अलावा और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट वाला सेक्शन हो गया। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ये सेक्शन आपको कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन देगा ही देगा, तो इसको अच्छे से करके चलना, राइट। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला सेक्शन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कुछ उनके स्पेसिफिक अमेंडमेंट हैं जो आते ही आते हैं, उससे एक क्वेश्चन हमेशा देखने मिलता ही मिलता है। तो कोशिश करना, जो आप लोगों की एक फेमस बुक है पॉलिटी की, उसके लास्ट में जाना, इंडेक्स वाला सेक्शन खोलना, वहां पे आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सारे लाइन्स, अमेंडमेंट, ये सारी चीजें अच्छे से मिल जाएंगी। वहां से एक बार रीड आउट कर लेना, आपका पॉलिटी का सेक्शन हो जाएगा। और पॉलिटी लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास देता है, जो कि बहुत आसान होते हैं, यानी कि 20 में से आप 18-19 आराम से बना सकते हैं। एक ही 2 क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ट्रिकी होते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर बात आती है इकोनॉमी की। इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो हैं वो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहती है, 10 से 15 के आसपास रहते हैं, मतलब बेसिक इकोनॉमी एंड प्लस करंट अफेयर का सेक्शन, करंट को जोड़ देते हैं तो 15 प्लस या 20 तक चले जाते हैं। ये वाला सेक्शन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें भी इनका लिमिटेड दायरा है, अगर हम बेसिक्स की बात करें तो बहुत लिमिटेड दायरा है। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंकिंग से वहां से क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इसके बाद अगर तुम कंपेयर करोगे तो जो पॉवर्टी वाला जो सेक्शन है, पॉवर्टी वगैरह में देख लेना कि डिफरेंट ग्राफ्स वो जो बनते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, उसके कई सारे ग्राफ वगैरह जो हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये अच्छे से करना है। इसके अलावा जो तुम्हारा ट्रेड वाला है, एक्सटर्नल ट्रेड का जो फिस्कल डिफिशिएट और दुनिया भर की जो चीजें चलती हैं उसमें, वो वाला सेक्शन थोड़ा सा अच्छे से देखना है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 5 ईयर प्लान, जो 12th 5 ईयर प्लान आए हैं उनको थॉरोली पढ़ के जाना, वहां से एक क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा। भले ही आज के डेट में 5 ईयर प्लान काम नहीं करते, बट उनसे क्वेश्चन प्रीवियस में आए हैं और आते रहते हैं। तो इकोनॉमी कंपैरेटिवली बहुत आसान होती है, ये आराम से मैनेज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यूपी स्पेसिफिक से क्वेश्चन एक्चुअल में कंपैरेटिवली बड़े हैं। अगर तुम देखोगे तो पहले कम आते थे, लेकिन अब सेक्शन धीरे धीरे यहां पे इंक्रीज होता चला जा रहा है। जैसे ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का ठीक ठाक मिला है, साइंस का ठीक ठाक मिला है, पॉलिटी का अच्छा मिला है, इकोनॉमी से कम हुए हैं लेकिन आते हैं, और इकोनॉमी के क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान है। तो ये सेक्शन, एंड देन यहां पे अगर कंपेयर करोगे, ठीक है, तो यहां पे तुम्हें यूपी स्पेसिफिक के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। अब यूपी स्पेसिफिक के लिए करा क्या जाए, इसको थोड़ा सा हम डिवाइड कर लेते हैं। एक है सेंसस वाला सेक्शन। सेंसस के क्वेश्चन जो हैं, आप लोगों को कोई भी मार्केट में मैगजीन में लेके उससे उठा के देख लेना, सेंसस से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सेंसस से मिलेंगे कि कौन सा स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पे लिटरेसी ज़्यादा है, कहाँ पे किस कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस तरह के जो सेक्शन थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे, तो ये चीज़ करी जा सकती है। इसके अलावा यूपी स्पेसिफिक में यूपी की ज्योग्राफी, यानी कि रिवर सिस्टम वगैरह, ड्रेनेज पैटर्न हो गया। इसके अलावा तुम्हारा यूपी का अगर देखा जाए कि कौन सी फसल कहाँ पे है, कौन सा मिनरल कहाँ पे है, यूपी स्पेसिफिक में, एंड यूपी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री वाला सेक्शन। और यूपी का पॉलिटी में अगर कोई पूछेगा तो इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड, या कोई कितनी सीटें हैं, क्या है, इस तरह की चीजें। तो बेसिक है यहां पे यूपी स्पेशल में 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत आसानी से। सबसे बड़ा जो वेटेज है वो है एक्चुअल में करंट अफेयर का। गवर्नमेंट स्कूल को हम इसी में डाल देते हैं, करंट अफेयर का सेक्शन। करंट अफेयर सेक्शन ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कराता है, ऑन एन एवरेज, ठीक है। ये काफी ज्यादा देखा गया है, 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्स, 40 से 50 की रेंज रहती है इसकी,
40 से 50 अकेला सिर्फ करंट अफेयर का वेटेज है। तो करंट अफेयर को आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन्स हैं। इवन अगर देखा जाए पीडब्ल्यू भी कोशिश कर रहा है कि इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके, तो फ्यूचर में ऐसे प्लान्स हैं कि वहाँ पे प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, तो वो भी आप लोग कहीं ना कहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर यूपीपीसीएस को क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स को। अब जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे देन उसके बाद फिर हम लोग मेंस की बात कर सकते हैं। मेंस में जो है, मेंस में सेम पैटर्न है एक तरीके से यहां पे जो यूपीएससी के लिए है, यानी कि जीएस पेपर 1, ठीक है। जीएस पेपर 1 की अगर बात करें तो यहां पे हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में भी इनका सेक्शन बिल्कुल क्लियर है। जो बेसिक हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यूपीएससी में आप लोग कहीं ना कहीं जनरल क्वेश्चन लगाते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे वहां पे। एंशिएंट के, मॉडर्न के, ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर कभी कभार देखने मिल जाता है मिडीवल के। और इन तीनों में एक चीज कॉमन जो नोटिस करने वाली रहेगी, यूपी के भी क्वेश्चन एक्चुअल में हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, यूपी स्पेसिफिक भी। तो इस चीज को थोड़ा सा गौर करने वाला है। तो यहां पे थोड़ा सा जब भी हिस्ट्री वगैरह पढ़ी जाएगी तो उसको यूपी का कॉन्सेप्ट को साथ में लेते हुए हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। यानी कि थोड़े बहुत जो छोटे छोटे वहां पे राज्य बने थे या जो भी किंगडमशिप उस टाइम पे आई थी, उनको थोड़ा सा वहां पे सामने रखना पड़ेगा। यूपी के स्पेसिफिक मॉडर्न हिस्ट्री में कोई स्पेसिफिक मूवमेंट वगैरह हुए, कुछ काम हुआ है, डेवलपमेंट हुआ ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो वो सारा चीज थोड़ा सा पैरेलल में ज्यादा देखना पड़ेगा। हिस्ट्री के साथ साथ सोसाइटी के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहते हैं, सिंपल, बहुत इनफैक्ट सिंपल है। यानी कि अगर यूपीएससी के आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लें तो आपका काम हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ज्योग्राफी की अगर बात करा जाए, यही सेम कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है क्वेश्चन, और यूपीएससी के पास ईयर लगा लोगे तो काफी क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो ये सेक्शन आराम से हो जाएगा। फिर आता है जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में अगर जो डोमिनेट करने वाला सेक्शन है वो है एक्चुअल में पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर पॉलिटी में जैसे पूछा जाएगा तो वो पूछ लेगा वहां पे जो प्रेसिडेंट हैं उनकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का डिस्कशन करो, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन बड़े सिंपल आते हैं। अगर मतलब आपके थोड़े बहुत भी फंडामेंटल क्लियर हैं और आप लिखना जानते हैं तो इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से डील किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 में थोड़ा सा यहां पे अब पैटर्न चेंज होता है, क्योंकि वहां पे इकोनॉमी, प्री में इकोनॉमी का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं था, बट यहां पे मेंस में इकोनॉमी प्लस एग्रीकल्चर, ठीक है, प्लस तुम इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइंस, ठीक है, साइंस एंड टेक, ये सेक्शन जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इकोनॉमी में भी, इकोनॉमी जो मेंस के टॉपिक हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पास्ट ईयर आप कहीं ना कहीं लगा लें। साथ में अगर देखा जाएगा तो थोड़ा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, लाइक अगर जैसे इकोनॉमी की बात होगी तो सबसे पहले जॉबलेस ग्रोथ की बात होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चर में जो बफर स्टॉक की प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात हो सकती है, बैंकिंग सर्विसेज में क्या प्रॉब्लम है, बैंकिंग मर्जर से क्या होता है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ना वो सीधे स्ट्रेट पूछ लेगा। इंटरनल सिक्योरिटी में, इंटरनल सिक्योरिटीज में वो सीधे सीधे तुम्हारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स पूछ लेगा, ठीक है, टेररिज्म के बारे में बात कर लेगा, बायो टेररिज्म के बारे में बात कर लेगा, साइबर सिक्योरिटीज के बारे में बात कर लेगा, ठीक है, कम्युनल वायलेंस हो गई, इस तरह की चीजों के बारे में वो आराम से पूछ सकता है। फिर आता है साइंस एंड टेक। वहां पे जनरल साइंस आ रही थी, यहां पे टेक्नोलॉजी आती है। देखो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जैसे कि वो पूछ लेगा यहां पे कि 5G क्या है, what is 5G and what are the application of 5G, सिंपल क्वेश्चन। इसी तरीके से वो क्वांटम कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इस तरह के बेसिक जो डेफिनेशंस है ना उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा, तो इतना ज्यादा डिफिकल्टी यहां पे नहीं होती है। एंड देन सबसे लास्ट में आता है जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 की अगर बात करें तो दैट इज अबाउट एथिक्स। एथिक्स में यूपीएससी में और यहां पे डिफरेंस है,
एथिक्स में अगर यूपीएससी में देखोगे तो केस स्टडीज ज्यादा देखने मिलती हैं। यूपीपीसीएस में जो पीएससी का एग्जाम है, इसमें केस स्टडी एक्चुअल में बहुत कम रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी रहती, यानी कि केस स्टडी 1 से 2 इससे ज्यादा नहीं रहेंगी। यानी कि आपको बेसिक डेफिनेशंस के बारे में आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करके चल रहे हैं तो आपका काम आराम से हो जाएगा। बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत एथिक्स में नहीं पड़ती है। एंड देन उसके बाद आता है ऐसे का पेपर। ऐसे की अगर बात करें तो यहां पे तुम्हें 3 ऐसे देखने मिलेंगे। यूपीएससी में अगर देखोगे तो 2 ही आते हैं, और इनका भी पैटर्न बिल्कुल बिल्कुल फिक्स है। पहला अगर तुम देखोगे तो यहां पे सोसाइटी से रिलेटेड कोई एक टॉपिक होगा, उससे रिलेटेड वहां पे तुमसे पूछ लेंगे। दूसरे जो ऐसे होंगे उसमें एक एग्रीकल्चर रिलेटेड, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड कोई पूछ लेंगे। तीसरे में साइंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। इस तरीके से वो वहां पे 3 सेक्शन में पूछ लेते हैं। 700 वर्ड में आपको लिखना होता है, तो कंपैरेटिवली आसान है यूपीपीएससी में कहीं ना कहीं ऐसे का पेपर डील करना। एंड देन हिंदी का पेपर, हिंदी का एक जर्नल वहां पे डिस्कशन है कि वहां पे पर्यायवाची कहीं लोकोक्तियां वगैरह दे दिया। इस तरीके के जो बेसिक हिंदी है, वो जो 10th लेवल की हिंदी है, वो आपसे कहीं ना कहीं पूछी जाती है। तो ये स्ट्रैटेजी है। तो आपको जो पढ़ते टाइम प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स पे ध्यान रखना, जो मैंने बताया है कि आपको कहां ज्यादा फोकस करना है। आपको करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना है, आपको पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का सेक्शन हो गया, यहां पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इकोनॉमी आप अगर ठीक ठाक इकोनॉमी है तो इकोनॉमी को भी आप कंट्रोल में ला सकते हैं। एंड देन सबसे लास्ट में हिस्ट्री के सेक्शन को रखना, ये मेरा सजेशन है। अगर आप लोगों को सही में लगता है और अगर आपने हिस्ट्री को ज्यादा टाइम देने की कोशिश करी तो वो आपके लिए डिजास्टर। अगर आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उतना टाइम करंट को दे दो। वो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को हेल्प करा, ज्यादा एक्चुअल में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको डील करने में हेल्प कर देगा। मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि हिस्ट्री को इंपॉर्टेंस दो। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको अच्छे से आती है, आपको फैक्ट्स याद है, तब कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो फिर बात ही खत्म हो गई। अगर नहीं है कंट्रोल उस पर, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसकी जगह पे करंट अफेयर को ज्यादा टाइम दो, वो ज्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरीके से अगर स्ट्रैटेजिक अप्रोच लेके चलते हो तो यूपीपीएससी का जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आसानी से क्वालिफाई होगा, बहुत आसानी से क्वालिफाई होगा। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।